वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग पीएससी करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो एडिटोरियल्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ 1, 2, 3 और आज हम लोग 4, 5, 6 कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, अभी तक हम लोग 3 करंट अफेयर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 करंट अफेयर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं और ये 4th लेक्चर होने जा रहा है करंट अफेयर्स के सीरीज में। और इसमें हम लोग सितंबर 2025 में जितने भी मुद्दा आया है, चाहे वो हिंदू पेपर में हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, चाहे पीआईबी में हो, उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल्स नंबर 4 से। सो लेट्स बिगिन एडिटोरियल 4। सो एज यू कैन सी, India and China seem to come out of their latest cycle of difficulties. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका। अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे विजिट करने के लिए चाइना में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक स्पॉन्टेनियस, एक अचानक सा मोदी जी चले गए वहाँ पे मीटिंग के लिए। यदि हम लोग रिलेशन देखें इंडिया और चाइना का, तो 2020 से लेके 2024 तक गालवन क्लास से लेके ये जो अभी जो काजवान जो सबमिट हुआ था, तब तक रिलेशन बहुत ही डिफिकल्टीज दौर से गुजर रहा था, बहुत ही हार्डशिप से गुजर रहा था। बट जो 2024 में जो मीटिंग हुआ था उसकी वजह से थोड़ा रिलेशन बेटर होना शुरू हुआ। और जिस हिसाब से मोदी जी गए हैं वहाँ पे, इससे एक साफ संकेत मिलता है कि यस, इंडिया और चाइना क्लोज आना चाहिए। और एक यूनाइटेड स्टेट्स को मैसेज भी जा रहा है कि यस, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से डिक्टेट करोगे। यस, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया खुद ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है उसको। यस, वी आर एक्साइजिंग आवर सॉवरेन स्ट्रेटेजी, यानी कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हम खुद एक्साइज करना चाहते हैं। समझ गए? सो एज यू कैन सी, द टॉपिक ऑफ द डे, इंडिया एंड चाइना सीम टू कम आउट ऑफ देयर लेटेस्ट साइकिल ऑफ डिफिकल्टीज। So far syllabus of UPSC is concerned, GS paper 2, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें समझते हैं हम लोग। तो 7 इयर्स के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना विजिट किए थे ये। और यहाँ पे देखा जाए, यस, 7 साल बाद प्रधानमंत्री का मीटिंग हुआ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और इस तरीके से कहा जाए तो 2020 के बाद ये फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग हुआ है, फर्स्ट बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ 2020 के बाद। क्योंकि 2020 एक इंपॉर्टेंट ईयर है जहाँ पे गैलवन क्लास हुआ था जी, गैलवन क्लास। इसमें हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हुए थे जी। और तब से लेके 2024 तक रिलेशन बहुत ही डाउन रहा है चाइना के साथ हमारा। हाँ, और ट्रेड के मामला में कहे तो ट्रेड के मामला में तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेड बढ़ा है। आई मीन चाइना जो भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है लगभग $115 बिलियन का एनुअली, जो रिसेंट अभी आंकड़ा है। और इंडिया केवल 15 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड डिफिसिट इंडिया का कितना, लगभग $100 बिलियन का है जी। इंडिया का लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, किसके साथ? चाइना के साथ। तो यहाँ पे समझते हैं बायलैटरल मीटिंग जो चाइना के साथ हुआ है, इस पे हम लोग, हाँ, ये दिखता है कि जिस हिसाब से अक्टूबर 2024 में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये उस चीज़ को और आगे फर्दर स्ट्रेंथन करता है। कहने का मतलब अक्टूबर 2024 में थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ द सबमिट, 2024 में सबमिट हुआ था। और अभी जो जिस हिसाब से मोदी जी गए हैं वहाँ पे जी से मिले हैं, जी जिनपिंग से मिले हैं, इससे रिलेशन और बेटर होगा। समझ गए? हाँ, दोनों साइड्स ने डिसाइड किया था उस समय भी अक्टूबर 2024 में कि हम लोग क्या करेंगे, LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मिलिट्री डिसंगेजमेंट करेंगे, यानी कि मिलिट्री को इंडिया भी पीछे करेगा और चाइनीज़ भी पीछे करेगा। बट ये चाइना है जी जो मानता ही नहीं है। चाइना पे 100% बिलीव नहीं किया जा सकता है, ना कभी भी पीछे से वार कर सकता है। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब नेहरू जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि चाइना अटैक भी करेगा। बट वो दौर माओ जेडांग का था और माओ जेडांग ने पीछे से खंजर दिया है, घोपा है।
तो माय डियर स्टूडेंट, चाइना के साथ जो हमारा जो तौर तरीका होना चाहिए वो कॉशियसली होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, प्लस ऑप्टिमिज्म भी होना। क्यों? चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना दुनिया का एपीआई में सबसे बेस्ट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे बेस्ट है एपीआई इन प्रोड्यूसिंग एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके बैटरी को भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना ही। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स में भी सबसे आगे है। तो चाइना ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसमें चाइना नंबर 1 है। तो चाइना के साथ हम लोग बहुत दूर भी नहीं हो सकते। यदि चाइना के साथ हमने दूरी बनाया तो हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो चाइना के साथ दोस्ती तो करना है बट कॉशियसली करना है, ऑप्टिमिज्म का भाव लेके चलना है, ताकि चाइनीज को यूज करके भारत को कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक भारत को लाभ मिल सके। समझ गए? तो दोनों कंट्री ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट फिर से रिज्यूम होगा, क्योंकि भारत से भी फ्लाइट जाएगा, चाइना से भी फ्लाइट आएगा, वीज़ा दिए जाएंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक टाइज किया जाएगा ताकि पूरा दुनिया में स्टेबलाइज वर्ल्ड ऑर्डर बने। क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड के फर्स्ट और सेकंड पॉपुलस कंट्री है। तो ट्रेड को स्टेबल करने के लिए, दुनिया में ट्रेड को स्टेबल करने के लिए जरूरी है कि इंडिया और चाइना का अग्रीमेंट होना, इंडिया और चाइना का दोनों का साथ आना। समझ गए? तो इस तरह का बात हुआ है इस मीटिंग में। नाउ एज यू कैन सी, बट बहुत सारे इरिटेंट्स भी है इंडिया और चाइना के बीच में, बहुत सारे इरिटेंट्स भी है। लाइक इस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट था, आर्म्स का, वेपन्स का। ये हमारे लिए बहुत ही इरिटेंट है। जब जब भारत कोशिश करता है कि उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स का परमानेंट मेंबरशिप मिले, बीच में वीटो पावर लगा देता है चाइना, तो ये भी एक इरिटेंट है। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यह हर समय मांग करता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये पूरी तरीके से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो उस समय भी चाइना उसमें ऑब्स्टेकल लगा देता है। समझ गए? और दूसरी बात ये है कि एनएसजी मेंबरशिप हम लोग कब से बोल रहे हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप हम लोग कब से बोल रहे हैं कि बनना चाहते हैं, बट चाइना है कि हमेशा ब्लॉक कर देता है। ये सब इरिटेंट्स है इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन के बीच में। नाउ एज यू कैन सी, India's mistrust about the Trump administration intention is the worrying factor now। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जी, अब डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने हिसाब से ही दुनिया को चला रहा है जी, चलाना चाहता है। उसने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया भारत पे। भारत करे तो करे क्या? अब भारत अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। हम लोग सॉवरेन कंट्री है, तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए उसका जो तौर तरीका हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। और जिस हिसाब से ट्रम्प ने नाको दम करके रखा है, तो अभी इस प्रेजेंट जंक्चर में, प्रेजेंट कंडीशंस में, ये एक बहुत लाजमी कंडीशन था, एक बहुत लाजमी कदम था कि इंडिया चाइना की तरफ जाएगा। समझ गए? तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है, यस हम लोग क्या करेंगे, चाइना के साथ हम लोग फ्रेंडशिप करेंगे, बट बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। समझ गए? म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। टेरिटरी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों का ही बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट होना चाहिए। इंडिया भी रेस्पेक्ट करे और चाइना भी रेस्पेक्ट करे। समझ गए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ म्यूचुअल सेंसिटिविटी। म्यूचुअल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल समझिए, चाइना का जो ताइवान है, ताइवान भी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। तो इंडिया कभी भी डिप्लोमेटिक टाइज, अलग से डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ नहीं रखता, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो सेंसिटिव इशू है चाइना के लिए। राइट? उसी तरह कम से कम चाइना को भी अरुणाचल प्रदेश को वेस्टर्न चाइना नहीं बोलना चाहिए, वेस्टर्न टिबेट नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव इशू हमारे लिए। तो जो सेंसिटिव इशू है उस पर एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, यस हम लोग टाइज रखेंगे, बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और म्यूचुअल सेंसिटिविटी होना चाहिए। और शी जिनपिंग ने उन्होंने कहा कि यस चाइना ड्रैगन और एलिफेंट दोनों साथ आने चाहिए। ठीक है? तो ये इस तरीके से यदि दोनों मेजर इकोनॉमिक्स नाउ सीम रेडी टू, दोनों चाहते हैं कि साथ आना, और जो भी रिलेशन रहा है, जो खटास रहा है रिलेशन 2020 से लेकर 24 तक, उस रिलेशन को भुला के एक नया रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और ये बेटर संकेत है। बट
इंडिया का जो तौर तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस बस, बट ऑप्टिमिज्म। समझ गए? क्योंकि 5 साल पहले जिस हिसाब से पीएलए जो आर्मी था उसने इनकर्स किया ईस्टर्न लद्दाख में, जिसकी वजह से गैल्वन क्लास हुआ, उसमें हमारे कई भारतीय, कई हमारे जो सोल्जर्स मारे गए हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ से अब हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा दूर होना, क्योंकि ये जो रहा है, ये जो टाइम पीरियड रहा है, बहुत ही खटास वाला टाइम पीरियड रहा है, तो अब उससे दूर होना चाहते हैं। अब एक नया रिलेशन की तरफ हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स, यहाँ पे 3 चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, 3 चीज़ भारत को ध्यान रखना होगा। जैसे इंडिया वैल्यूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिल्कुल इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा जी। ट्रम्प कुछ भी बोलते रहे, अच्छा ट्रम्प तो सैंक्शन भी लगाया था जी, जैसे रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो उसके बाद तो रसिया का तेल का तो व्यापार पूरा बंद हो गया था, बट उस समय भी भारत ने बहुत सस्ते दाम में तेल खरीदा है। तो इसे एक संकेत तो जाता है कि भारत किसी के भी ऑर्बिट में आने वाला नहीं है, चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ट्रम्प का क्या बोलना है कि हम जो बोल रहे वो करो, नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे तुम पे, ठीक है। इससे तो हमारा स्ट्रेटेजी का ऑटोनॉमी को दिक्कत होगा, बट हम नहीं मानने वाले हैं। इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प का बात नहीं मानेगा, हम अपने हिसाब से काम करें। क्यों? वी आर सोवन कंट्री। समझ गए? दूसरी बात ये है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी ने बंद करवाया है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने, और उसकी वजह से इंडिया में हड़कंप भी मचा। अब देखिए, जो मुनीर थे, जो मेन जो गद्दार था मुनीर, जिसके वजह से पहलगांव अटैक हुआ, अब मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रम्प बैठा हुआ था डिनर में, हाँ उसको बुलवाया था डिनर के लिए वॉशिंगटन में, और उस समय मुनीर ने कहा कि आप तो पीस का एम्बेसडर हो, आपको तो नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा तो कम से कम इंडिया नहीं सोचता है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। समझ गए? तो प्राइम मिनिस्टर appears to have hold his officials not to respond। yes, जो भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोलता है, कुछ भी बयान देता है, तो यहाँ से भारत की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता, हमारे सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है। और स्टिल हम लोग रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, ये बताने के लिए कि चाहे कुछ भी बोलते रहे यूनाइटेड स्टेट्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें जहाँ जहाँ हमारे कंट्री के लिए जो ज़रूरत का चीज़ है, जो एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग ग्रैब करेंगे। इस हिसाब जो मीटिंग हुआ अभी शी जिनपिंग का, एक क्लियर मैसेज है, इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करना चाहेगा, किसी के पाले में नहीं आना चाहेगा, किसी के दबाव में नहीं आना चाहेगा जी। और रसिया से भी मीटिंग हुआ था, पुतिन से भी मुलाकात हुआ था प्राइम मिनिस्टर का। नंबर 2, इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ चाइना। सवाल ये है कि आखिर चाइना क्यों झुकना चाहता, चाइना क्यों आना चाहता है इंडिया की तरफ? इसके पीछे रीजन है जी, चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में ओवर कैपेसिटी डेवलप्ड हो गया, स्पेशली हम लोग रियल एस्टेट का बात करेंगे तो ओवर कैपेसिटी जनरेटेड है, और वो चाहता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, यदि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो गया तो उसका जो ओवर कैपेसिटी जनरेटेड है रियल एस्टेट में, वो इंडिया की तरफ वो क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया की तरफ वो ला सकता है। इससे क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है चाइना में, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि चाइना ऐसे इंडिया की तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया क्या बहुत बड़ा मार्केट है, और जिस हिसाब से चाइना का रिसेंट टाइम में इकोनॉमी स्लो हुआ है और यूथ अनएम्प्लॉयड हुए हैं, रियल इस्टेट पूरी तरीके से स्लो डाउन हुआ, तो वो भी चाहता है कि एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, इंडिया के साथ यदि हमारा फ्रेंडशिप हो, इंडिया के साथ हमारा रिलेशन बेटर हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल इस्टेट को फिर से बेटर कर सकते हैं, और जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है उसको उठा सकते हैं। समझ गए? तो बट हमें कॉशियस होना होगा। क्यों? ये चाइना है, चाइना कभी भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये ना ही प्रॉपर तरीके से डिलिनेटेड है, ना ही डिमार्केटेड है। तो इंडिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया का जो कदम होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में वो कॉशियस होना चाहिए, बट ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। कॉशियस इसलिए क्योंकि चाइना है, वो कभी भी वो इरिटेट वाला चीज़ लेके आ सकता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कभी उल्टा पुल्टा कुछ कर ही सकता, कभी भी कर सकता है वो। बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए कि चाइना को यूज़ करके अधिक से अधिक भारत को लाभ मिल सके। समझ गए? नेक्स्ट वन, तो ट्रम्प रीराइटिंग रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ट्रम्प का अपना ही चल रहा है जी, ट्रम्प अपने हिसाब से दुनिया का और ग्लोबल ऑर्डर लिख रहा है, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर लिख रहा है। तो इस पाले में तो नहीं आना है इंडिया को। जैसे ट्रम्प अपने हिसाब से ग्लोबल ऑर्डर को चलाना चाहता है, और इंडिया चाहता है, यस इंडिया चाह रहा है कि यस चाइना जो भी
जो भी नुकसान हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प 50% टैरिफ लगा रहा है इंडियन गुड्स के ऊपर। तो हमारा जो मार्केट है, हमारा जो सामान है जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में जा ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ। तो इंडिया चाहता है कि दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में इंगेजमेंट हो, और जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उसको कंपनसेशन किया जा सकता है। ये तब कंपनसेशन हो सकता है जब चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आए। समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट चाहता है इंडिया चाइना की तरफ से आए। और 2 साल पहले भी इकोनॉमिक सर्वे में ये बात स्पष्ट किया था कि चाइना यदि एफडीआई करती है भारत को, तो भारत को फायदा ही होगा। समझ गए? इफ चाइना एक्चुअली रिज्यूम सप्लाई सबके लिए, और यदि चाइना क्रिटिकल इनपुट्स हमारे भारत को दे, हमारे इंडस्ट्री को दे, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत का इंडस्ट्री है काफ़ी डिपेंडेंट है, चाहे वो सेमीकंडक्टर पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो, चाहे रेयर अर्थ मटेरियल पे हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का हो। तो यदि चाइना फिर से रिज्यूम करता है तो हमें कोशिश करना होगा कि हम बहुत सारे सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बना लें, आत्मनिर्भर बना लें, ताकि ओवर डिपेंडेंट होना ना पड़े। समझ गए? चाइना सिग्नल इज वन दैट इंडिया नीड्स टू सेंड केयरफुली बट स्ट्रांगली। ठीक है, हमारा जो चाइना के साथ इस इंगेजमेंट हो रहा है, एक मैसेज है इसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि हम आपके ऑर्बिट में नहीं आते हैं, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा अपना ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। बट क्योंकि आपका दोस्ती चाइना से हो रहा है तो थोड़ा कॉशियसली। समझ गए? ये फर्स्ट एडिटोरियल रहा। नाउ विल सी द सेकंड एडिटोरियल। आज तीनों ही एडिटोरियल इंटरनेशनल रिलेशन से ही है जी। सो द नेक्स्ट एडिटोरियल, एडिटोरियल नंबर 5, amid the global chaos, SEO has its own significance for India। जिस हिसाब से दुनिया में क्योस मचा हुआ, दुनिया में ग्लोबल डिसऑर्डर है, ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसे कंडीशन में SEO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी मीटिंग हुआ था, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में। और क्यों दुनिया में क्योस है? क्योंकि देखिए रसिया अटैक किया यूक्रेन का, अभी तक युद्ध चल रहा है, लगभग 2 साल होने वाला है। इजराइल ने अटैक किया गाजा पे, लोग मारे जा रहे हैं। यमन में सिविल वार चल रहा है। सूडान में भी दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो लोगों को क्या मतलब है, कंट्रीज को क्या मतलब है, चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, WTO भी फेल हो चुका है। ऐसे वक्त में SEO कैन बी द बिगेस्ट गेम चेंजर। समझ गए? तो कैसे गेम चेंजर बनेगा उसको हम लोग समझेंगे इस एडिटोरियल में। तो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू UPSC GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। As you can see, SEO declaration is strongly condemn terrorism and in all its form। So SEO का जो डिक्लेरेशन हुआ, अब ये भी कहने वाली बात है। सबको पता है कि जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर किए तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा वेपन्स आया, जो कि वेपन्स बना था चाइना से। भाई ये ऑन द थ्योरी तो बहुत कुछ दिखता है। तो इस बार क्या हुआ कि तियानजिन डिक्लेरेशन हुआ था, SEO का तियानजिन में ये सबमिट हुआ था चाइना में, और इसमें स्ट्रांगली कंडेम किया गया टेररिज्म का सभी फॉर्म को। ठीक है, सभी फॉर्म को जी। अब सभी फॉर्म का मतलब क्या होता है? सभी फॉर्म का मतलब होता है टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो टेररिज्म का सभी फॉर्म को कंडेम किया गया। इसमें जो पहलगांव अटैक हुआ था अप्रैल 22 तारीख को, उसको भी कंडेम किया गया। और पाकिस्तान में जो अटैक हुआ था, ठीक है, जाफर एक्सप्रेस और खुशदार का, उसको भी कंडेम किया गया। और इसमें बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, ऑन द सेम पेज, थ्योरी में तो कम से कम आ रहे हैं, बात समझ गए। और इसमें यह भी बोला गया कि यस, कोशिश करना है कि टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को मौका ना मिले अपने पर्पस के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए। तो कोशिश करना है SEO मेंबर कंट्रीज़ का, ताकि ये जो टेररिज्म वाला जो मेनाउंस, इस मेनाउंस को कंट्रोल किया जा सके। समझ गए? तो थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि आखिर ये SEO कैसे बना, इसका हम्बल बिगिनिंग क्या है जी। तो शुरू में इसको बोलते थे हम लोग संघाई 5, अभी SEO बना नहीं है। संघाई 5 SEO जो टर्मिनोलॉजी है वो 2001 में, नाम इसका 2001 में रखाया है जी। समझ गए? तो हम्बल बिगिनिंग कैसे हुआ? संघाई 5 कब बना? ये 1996 में। उस समय 5 कंट्रीज थे, चाइना और नेबरिंग कंट्री, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन USSR ब्रेक डाउन हो गया। जब USSR ब्रेक डाउन हो गया तो कुछ कंट्रीज होंगे जिसके साथ चाइना का बाउंड्री लगेगा। तो संघाई 5 में ओरिजिनल जो मेंबर थे चाइना, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रसा एंड तजिकिस्तान। समझ गए, सेंट्रल एशिया का 4 कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। हाँ, अभी 3 कंट्री, बाद में एक कंट्री और ज्वाइन करेंगे, जैसे उज्बेकिस्तान। तो शुरू में जो संघाई 5 में रहे थे सेंट्रल एशिया का 3 कंट्री, चाइना और रसा। समझ गए, ऐसे याद कर लेना है। 2001 में उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, और उसके बाद भारत 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद रिसेंट टाइम में इंडिया और बेलारूस भी ज्वाइन किया है। तो टोटल देखा जाए एससीओ का जो मेंबर हो गए, एससीओ के जो परमानेंट मेंबर होंगे टोटल 10 होंगे जी। एज यू कैन सी इन द मैप, आप मैप में देख सकते हैं, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, रसा है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और रिसेंट टाइम में ईरान और बेलारूस ने ज्वाइन किया है, एज यू कैन सी इन द मैप। और हमें याद करना होगा, हमें बस समझना होगा कि यहाँ अफगानिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया, और जो बगल का कंट्री है अफगानिस्तान में एक और सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये मेंबर नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ये मेंबर कंट्री नहीं है एससीओ का। और मंगोलिया को भी छोड़ दिया जाए तो एक कंटिन्यूस बेल्ट नजर आएगा आपको एससीओ के मेंबरशिप में, कंटिन्यूस बेल्ट नजर आएगा, ये 2 कंट्री को यदि छोड़ दिया जाए तो। समझ गए? हाँ। सो एज यू कैन सी, गोल क्या था? अच्छा, जब पहले संघाई 5 बना 1996 में, उस समय गोल था कि कुछ भी डिस्प्यूट हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करना। बट बाद में और भी कंट्रीज में ज्वाइन किए तो उसका गोल थोड़ा सा और चेंज हुआ, गोल में और वैल्यू एडिशंस हुआ जी। एज यू कैन सी, प्राइमरी गोल क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस क्रिएट करना मेंबर कंट्रीज में, ताकि झगड़ा ना हो। ठीक है, वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी क्रिएट करना उस रीजन में। समझ गए? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक, फेयर और रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करना। यानी कि एक नया दुनिया में एक न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करना। अब ये डायरेक्ट संकेत जा रहा है, इससे एक सिग्नल जाता है कि चूंकि जो जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उसमें कंट्रोल वेस्ट का ही है। समझे? जैसे एग्जांपल हो गया आपका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, करेक्ट, यूनाइटेड नेशंस हो, WTO हो, तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, उसमें ज़्यादातर दबदबा वेस्ट का ही है। ये जो थर्ड गोल एससीओ का, इससे डायरेक्ट संकेत जाता है कि यस, हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं। एससीओ क्या कर रहा है? जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वेस्ट का, वेस्ट जो वेस्ट ने बनाया है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटी कर रहे हैं। इसलिए वेस्ट वाले जो लोग हैं, जो अमेरिकन वाले लोग से, वेस्टर्न कंट्रीज है, ये एससीओ को एंटी नेटो की तरह लेते हैं। याद करना है, जब नेटो फोर्स बना यूरोप प्लस यूनाइटेड स्टेट्स का, तो इधर से रसा के तरफ से, USSR के तरफ से वार्सो पैक्ट भी बना था जी, वार्सो पैक्ट। बट ये वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि USSR 1991 में पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। और अभी देखा जाए तो ये लोग वेस्ट वाले जो कहते हैं कि जो एससीओ है ये क्या है? एंटी नाटो है। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड एजेंडा है, जो थर्ड गोल है, इसका थर्ड गोल क्या है? कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करना। ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है वेस्ट के इंस्टीट्यूशन को, इसलिए ये लोग, वेस्ट वाले लोग, इसको क्या डब कर रहे हैं? एंटी नाटो के रूप में डब कर रहे हैं। सो संघाई के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। ये जो नाम पड़ा है संघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये 2001 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम्बल बिगनिंग 1996 में हो गया था, जहाँ 5 कंट्री आए थे, जिसको हम लोग कहते हैं संघाई 5। तो ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और कोशिश यही रहता है कि यूरेशियन रीजन में शांति बना रहे। समझ गए? तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसमें कोशिश है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में बना रहे। एससीओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन एंड चाइनीज है। समझ गए? इंडियन नहीं है, हिंदी नहीं है, इसमें क्या है? रशियन और चाइनीज है। और हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी कि जस्ट लाइक पार्लियामेंट। ठीक है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी कि इंडिया भी कुछ भेजेगा, उधर से कुछ चाइना भी भेजेगा, कुछ रसा भी भेजेगा। तो जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल होगा वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होगा एससीओ का। समझ गए? और साल में एक बार मिलते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट। समझ गए? तो भारत की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ईरान की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बेलारूस की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ये लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, साल में एक बार मिलेंगे और डिसीजन लेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जी। तो एससीओ को अलायंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है जी, और कहीं ना कहीं इसको एज अ कह सकते हैं कंटिनेंटल काउंटर टू यूएस को यूनाइटेड स्टेट्स लेड जो ग्रुप है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, ऐसा वेस्ट मानते हैं।
नेक्स्ट एज यू कैन सी एससीओ सेक्रेटेरिएट, गवर्नेंस समझ लेते हैं। एससीओ का जो परमानेंट जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बीजिंग में है, चाइना में है। और एससीओ का जो सेक्रेटरी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट करता है, वही हेड स्टेट, जस्ट लाइक पार्लियामेंट, यही लोग करते हैं। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है एससीओ का, डेट इज रैट्स। रैट्स का मतलब क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि रीजन में शांति बहाल हो, पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। आपको जान के हैरानी होगा, एससीओ ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे होते, समझ गए। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, ये भी पूरी तरह कहाँ पे बेस्ड है, ये ताशकंद में बेस्ड है जी, ताशकंद। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ताशकंद में बेस्ड है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है राइट्स का, कहाँ पे बेस्ड रही है, ताशकंद ऑफ उज्बेकिस्तान में। और जो राइट सर्व्स टू प्रमोट, कोशिश यही कि मेंबर स्टेट सब क्या करे, कि जो जितने ही फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म है, चाहे टेररिज्म हो, सेपरेटिज्म हो, एक्सट्रीमिज्म हो, उसे लड़ सके, समझ गए। और जो डायरेक्टर होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एससीओ राइट्स के जो डायरेक्टर होंगे, उनको भी कौन चुनेगा, उनको भी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट चुनेगा। कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इसका भी जो चुनाव होगा 3 ईयर्स के लिए होगा जी, करेक्ट। जो इसके जो हेड बनेंगे उसका भी चुनाव 3 ईयर्स के लिए होगा। किस वन, हाँ अच्छा यहाँ पे इसका भी बिल्कुल इसका बात कर रहे हैं। जो एससीओ सेक्रेटरी जनरल है, इसका भी टेन्योर 3 ईयर्स के लिए होगा। कौन चुनेगा, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट चुनेगा। और यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एससीओ राइट्स के जो हेड बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, इनका भी जो नियुक्ति होगा कौन करेगा, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। समझिए कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो ये बेसिक हो गया गवर्नेंस, किस तरह एससीओ काम करता है, एससीओ के अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सभी कुछ। अब देखिए तांजियन डिक्लेरेशन, ये जो तांजियन डिक्लेरेशन हुआ, इसने बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। एग्जाम्पल देखिए जिस हिसाब से, अच्छा बहुत चालाक है, इसको पहले बढ़िया समझना पड़ेगा जी। अब चूंकि रसिया इसका हिस्सा है, तो यहाँ पे ये चीज़ का निंदा नहीं किया जाएगा कि रसिया यूक्रेन पे अटैक किया जा रहा है। क्यों किया जाए, क्योंकि रसिया उसका हिस्सा है, ये बात नहीं किया जाएगा। क्योंकि इजराइल उसका हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे ये बोला जाए कि इजराइल जिस हिसाब से गाजा में तबाही मचा रहा, वो गलत है, वो बहुत ही गलत है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे आया है। ये भी बात है, उल्लू सीधा कर रही है लोग। एससीओ में जो भी मेंबर है उसके बारे में कोई बुराई नहीं बोलेगा, मगर जो दुनिया में घटना घट रहा है उसके बारे में बुराई जरूर बोलेगा ये लोग। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिस हिसाब से गाजा पट्टी में, ठीक है, गाजा पट्टी में जो तबाही मच रहा है, उसको लेकर डीप कंसर्न किए हैं ये लोग सब बैठ के, ठीक है। बोले हैं कि कैजुअलिटी मचा हुआ है, सिविलियन पॉपुलेशन मर रहे, ठीक है, ये सही चीज़ है, ये बोलना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम रसिया जिस हिसाब से जुल्म उठाया है यूक्रेन पे, ये भी बात बोलना जरूरी था। वो बोलेंगे नहीं क्योंकि रसिया उसका एससीओ का मेंबर है, समझ गए। इसमें बोला गया कि यस, एक कम्प्रिहेंसिव और जस्ट सेटलमेंट होना चाहिए फलस्तीन इश्यूज का। एससीओ ने इजराइल, इस हिसाब से इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और यूएस ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इस चीज़ को भी कंडेम किया है। कंडेम करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि ईरान क्या है, मेंबर है एससीओ का, समझ गए। और इसमें यह भी बोला मेंबर स्टेट से फिर से रिफॉर्म किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231, ठीक है, ये होने चाहिए, ताकि जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के वजह से, वो सैंक्शन हटना चाहिए, ईरान को भी मौका मिले ताकि ईरान भी अपना बिजनेस ठीक से कर सके। तो इस एससीओ सबमिट में, तांजियन डिक्लेरेशन में इस बात को रखा गया, गाजा पे जो अटैक है इसराइल का, वो ठीक नहीं है, और फलस्तीनियन इशू का सोल्यूशन मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, किस हिसाब से एग्रेशन इसराइल का देखने को मिल रहा है, यूएस का देखने को मिल रहा है अगेंस्ट ईरान, वो ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा वो सैंक्शन खत्म होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये भी अफगानिस्तान को लेके भी, चूंकि अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा नहीं, तो अफगानिस्तान को लेके भी इसमें बात किया गया है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है, तालिबान जो सरकार है, वो ठीक से एथनो पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि पूरा कंट्री का जितने भी लोग हैं वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। क्योंकि आमतौर पे क्या होना चाहिए, किसी का भी सरकार होते इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार में। तो यहाँ पे ये बात कहा गया कि इतनो पॉलिटिकल ग्रुप का ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तालिबान के सरकार में अफगानिस्तान में, समझ गए। ये मुद्दा रखा गया इस बार एससीओ डिक्लेरेशन में। नाउ एज यू कैन सी, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ एंड स्टेबलाइजिंग एससीओ डेवलपमेंट बैंक आर इन फोकस। तो इस बार वही बात हुआ कि यस, अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली, एक बैंक बनाने जा रही है, एक बैंक को स्टार्ट करेगी। जी जिनपिंग ने भी ये अनाउंस किया है इस मीटिंग में।
सो डिक्लेरेशन फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, कोशिश रहेगा ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करना, ताकि जितना भी अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, क्योंकि पूरा दुनिया में ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ गया जी, समझ गए। तो अब जिस हिसाब से दुनिया में क्योस मचा है, उसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल साउथ मजबूत हो तरह का सिचुएशन में। सो मेंबर स्टेट्स ने अपोज किया है कि जो यूनिलैटरल कोहेसिव मेजर्स है जो लगाया जा रहा है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर और जो WTO का जो प्रिंसिपल वो बेकार है, कोई काम का नहीं है, इसलिए एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, एक न्यू ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, समझ गए। इंडिया ने कहा बट ये जानने वाली बात है कि इंडिया ने थ्योरी में पेज में लिखा है कि हम चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करते हैं। चाइना SCO में चाइना भी है, इंडिया भी, बट जब थ्योरी में था, जब पैराग्राफ में इंडिया ने ये बात मेंशन किया है कि हम चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो सपोर्ट नहीं करते। कारण ये है क्योंकि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजरता है, और जो गिलगित बल्तिस्तान एरिया है वो भारत का, जो POK वाला एरिया है वो भारत का, इसलिए भारत चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। बड़ी बात है इस तरह का चीज़ों को उस पर लिखना, ठीक है। शी जिनपिंग ने कहा है यस हम क्या करें, SCO डेवलपमेंट बैंक बनाए, और मिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि यस सिविलाइजेशनल डायलॉग होना चाहिए SCO मेंबर्स के बीच में, ठीक है। तो एग्रीमेंट हुआ जी SCO समिट में, और इससे क्या होगा, जल्द ही SCO डेवलपमेंट बैंक बनेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर रहेगा वो चाइना का रहेगा, क्योंकि देखिए SCO में जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है वो चाइना ही है, चाइना अपने हिसाब से डिक्टेट कर रहा है SCO। तो चाइनीज प्रेसिडेंट प्रपोज ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, शी जिनपिंग जो चेयर कर रहे थे SCO प्लस मीटिंग को। SCO प्लस मीटिंग मतलब क्या है, SCO के मेंबर भी होंगे और कुछ उसके पार्टनर भी होंगे, समझे, कुछ उसके पार्टनर भी होंगे। तो इन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव होना चाहिए ताकि जस्ट और इक्विटेबल गोल गवर्नेंस सिस्टम हो, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम हो, सॉवरेन इक्वालिटी होना चाहिए, स्टेटमेंट है इनका, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। अच्छा, ये जो बयान है, इस बयान में स्पष्टीकरण नहीं है कि शी जिनपिंग बोलना क्या चाहते हैं। क्या शी जिनपिंग एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना हुआ उसमें रिवैम्प करने का बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स करने का बात कर रहे हैं, ये बात क्लियर होगा यहाँ से। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो GGI का यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का MC है कि यूनाइटेड नेशन का जो सेंट्रल रोल है इंटरनेशनल अफेयर्स को, उसमें रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, अधिक से अधिक हम लोग कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। इसमें क्या है कि जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या WTO, इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, समझ गए। बट शी जिनपिंग का ये स्टेटमेंट है, इसमें क्लियर नहीं मैसेज मिल रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो क्या पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना हो उसमें रिवैम्प या रिफॉर्म्स लाने का बात कर रहे हैं। एनीवे, बट ये बात तो क्लियर है, चाइना डिक्टेट तो करना चाहता है, ग्लोबल ऑर्डर को फिर से मजबूत करना चाहता है, और अपने तरीके से चीज़ों को वो आगे ले जाना चाहता है। सो एज यू कैन सी, पहले क्या था जी, पहले SCO में परमानेंट मेंबर हुआ करते थे, और 2 ये टर्मोलॉजी था, डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर। अब ये टर्मोलॉजी को हटा के सिंपल पार्टनर स्टेटस दे दिया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के मिनिस्टर ने, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो लाओ PDR है वो भी एक अब पार्टनर कंट्री बनने जा रहा है। तो इस बार के सबमिट में यानी कि टोटल SCO का देखा जाए, SCO में जो मेंबर स्टेट है 10 मेंबर्स है प्लस 17 पार्टनर्स है, और 17 पार्टनर्स में न्यूली किसने ज्वाइन किया है, लाओ PDR ने, समझ गए, एज पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। और पहले क्या था, टर्मोलॉजी डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर का था, बट ये टर्मोलॉजी को खत्म करके सिंपल टर्मोलॉजी पार्टनर रख दिया गया है, समझ गए। तो शी जिनपिंग ने प्लेज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2 बिलियन यान ग्रांट्स देंगे मेंबर कंट्रीज को विद इन दिस ईयर, इसी साल, और एडिशनल 10 बिलियन यान देंगे लोन जब SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम बैंक बन के तैयार हो जाएगा विद इन द 3 years। सो ये बहुत बड़ा प्लेज है, और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। जो कंट्री बहुत ही अच्छा है, जो कंट्री का अच्छा GDP ग्रोथ है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज को लोन देते हैं ताकि थोड़ा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ सके। तो दैट्स इट फॉर सेकेंड एडिटोरियल। नाउ विल सी द थर्ड एडिटोरियल। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं अपना। डाउट सिक्स्थ वन, 3 तो पहला ही एडिटोरियल में कवर हो गया, 3 यहाँ पे कवर करे, 2 कवर हो चुका है, ये तीसरा वाला है।
इंडिया और जापान आर सीकिंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच शेयर्ड बेनिफिट एज पॉसिबल। देखिए, जापान के साथ हमारा रिलेशन बहुत खूबसूरत रहा, करेक्ट, और इस रिलेशन को और बेटर करते हुए जाना है। जहाँ तक सवाल है जापान का, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से गिर गया, बट जापान के जो पॉपुलेशन है वो इतने मेहनती है, वो इतने बेटर है कि जापान फिर से पटरी में आ गया, बहुत डेवलप कंट्री बन गया फिर से भी। बट अभी प्रॉब्लम क्या, अभी वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा एजिंग हो गया। यदि वहाँ का मीडियन एज देखा जाए तो 43 ईयर्स मीडियन एज है जी, और जबकि इंडिया का मीडियन एज देखा जाए तो 29 ईयर्स है। तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जाना जाता है, और दोनों के साथ में इंगेजमेंट हो तो इससे जापान का भी फायदा होगा और इंडिया का भी फायदा होगा, समझ गए। नाउ विल सी। अच्छा, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके टाइम में भी बहुत अच्छा रिलेशन था इंडिया और जापान का। सो सेम यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी का सिलेबस। नाउ विल सी। तो 21 पैक्ट, 21 एग्रीमेंट हुआ है इस बार के 15th एनुअल समिट में। तो प्रत्येक साल या तो जापान के प्रीमियर आते हैं भारत में, या फिर भारत के प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं। तो ये 15 बार लगातार एनुअल समिट हुआ है जी, और 21 पैक्ट साइन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन के विजिट में गए, ठीक है, टोक्यो, समझ गए। और देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, एससीओ भी मीटिंग हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी गए मोदी जी, ठीक, एससीओ मीटिंग में, और उसके बाद तुरंत टोक्यो भी गए बैलेंस करने के लिए। और जानते हैं हम लोग, कल ही हम बता रहे थे, 3 सितंबर 2025 को रिसेंटली चाइना ने एकदम बहुत बड़ा मिलिट्री पैरेड किया था दुनिया को दिखाने के लिए, और भी 88th ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी मना रहा था, जिस हिसाब से चाइना ने विजय प्राप्त किया जापान के ऊपर, तो उसका 80th एनिवर्सरी मना रहा था। तो ऐसे केस में हम लोग एससीओ में भी गए, और साथ साथ कुछ दिन के बाद फिर हम जापान में भी गए, ताकि ये भी एक इंडिकेशन जाए कि हम चाइना के पाले में भी नहीं, समझ गए। तो 21 पैक्ट साइन हुआ इस बार जो प्रधानमंत्री गए हैं टुडे विजिट में, 2 दिन के विजिट में टोक्यो में, समझ गए। इसे एक क्लियर मैसेज आता है, ये बायलैटरल टाइज है, और जो भी चैलेंजेस पैसिफिक रीजन में, उस चैलेंजेस से हम हटना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, नाको दम करके रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो जापान हो चाहे इंडिया हो। इंडिया में खूब टैरिफ लगा दिया, और जापान का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है, जापान में भी बहुत सारा कंडीशन लगा कर रखा है, थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। तो जापान भी टेंशन में आ चुका है ट्रेड को लेके यूएस के साथ, ठीक है, और ये लास्ट मोमेंट में जो ट्रेड डील होने वाला था वो कैंसिल हो गया जी। तो जापान के जो टीम जाने वाले थे वाशिंगटन, वो कैंसिल हो गया। और अब ये भी लग रहा है, ये न्यूज़ रिपोर्ट भी आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत आने वाले थे क्वाड समिट के लिए, वो भी कैंसिल हो सकता है। ये अच्छा संकेत नहीं है जी, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। एज यू कैन सी, 50% टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स लगा दिया हमारे इंडिया पे, करेक्ट, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग का कम हो जाएगा। सिमिलरली जापान के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है जी, और जापान को डायरेक्ट धमकी दिया गया कि तुम एक काम करो, 550 ब्लैकमेल किया गया, $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद हम एफटीए साइन करेंगे तुम्हारे साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। हाँ, जापानीज जो ऑटोमोबाइल्स जो है उसके ऊपर टैरिफ कम लगा देंगे या बहुत कम कर देंगे। ये तो पूरा ब्लैकमेल करने वाली बात हो गया ना। तो जब इस तरह का कंडीशन रखा जाएगा, जापान नहीं मानेगा, इसलिए जो ट्रेड डील होने वाला था जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का, वो बीच में ही रुक गया जी, समझ गए। एक रीज़न ये भी है, और ये समझने वाली बात है, जापान जो लगभग 2 साल से रसिया से तेल नहीं खरीद रहा था, क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा था, अब 2 साल के गैप के बाद, 2 ईयर हिटस के बाद, हिटस का मतलब ब्रेक के बाद, अब फिर से ये भी शुरू कर दिया, जापान भी रसिया से तेल खरीद रहा है जी, और इंडिया तो शुरू से ही खरीद रहा था। तो इस समिट में इंडिया और जापान ने कोशिश किया है कि दोनों ऐसा फ्रेंडशिप हो ताकि दोनों को ही फायदा हो, कंस्ट्रक्टिव और कॉर्डियल रहे। एज यू कैन सी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 10 बिलियन यानी कि $67 बिलियन इज केप्ट फॉर अ डिकेड, फॉर ओवर अ डिकेड, यानी कि 10 साल में ये लोग, जापानीज लोग कितने इन्वेस्ट करेंगे, $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री गए और जापान ने अनाउंस किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, $67 बिलियन का हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले भारत में ओवर द नेक्स्ट डिकेड, 10 साल में। और अभी देखा जाए तो जापानीज कंपनीज ने अभी तक जो इन्वेस्टेड किया है लगभग $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये 2 ईयर्स में देखा जाए, 2 साल जो रिसेंट टाइम्स में देखा जाए, तो लगभग $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है जापान का इंडिया में। और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का यदि माने तो इंडिया क्या है, सबसे प्रोमिसिंग डेस्टिनेशन है।
और जापान का एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 80% जो कंपनी है जापान का वो चाहता है कि भारत में एक्सपांड करे, और 75% जो कंपनी वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जापान के लिए भी, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो केवल केवल ग्रो नहीं होगा, आपका पैसा केवल ग्रो नहीं होगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। बात सही है, क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और हमारा भारत का जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है हमारा। 60% तो हम लोग कंज्यूम करके ही जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट होगा भारत में, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट हो, जापान से हो कहीं से भी हो, तो इंडिया में वो जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो ग्रोथ नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा जी, समझ गए? मल्टीप्लाई होगा एज पर प्राइम मिनिस्टर। दोनों कंट्रीज ने इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया, प्लस इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत सारे सेक्टर में हो सके। अब दिक्कत क्या है कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंट है जी। चाइना एपीआई में आगे है, बैटरी व्हीकल में सबसे आगे है, रियर अर्थ मिनरल्स में सबसे आगे है। तो ओवर डिपेंडेंट ना हो इसलिए इस तरह का समझौता हुआ है, ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस रहे सेक्टर में, लाइक फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स और भी नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। इंडिया जापान स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी फोरम हुआ है, फोरम बना है, एक प्लेटफॉर्म बना, ताकि इंडिया और जापान का जो भी एमएसएमई है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से, वो दोनों में कॉपरेशन देखने को मिल सके। दोनों कंट्री ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है सिक्योरिटी कॉपरेशन पे, और इस बात को रखते हुए कि यस, इंडिया और जापान ये चाहेगा फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस और कोऑर्डिनेशन फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे ना ही यूनाइटेड स्टेट्स का दबाव होना चाहिए, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स का कोई प्रेशर होना चाहिए इंडो पैसिफिक में, ना ही चाइना का प्रेशर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन होना चाहिए वो फ्री, प्रॉस्परस और ओपन होना चाहिए। सो नाउ एज यू कैन सी, दोनों कंट्री के बीच में ये समझौता हुआ कि पीपल टू पीपल 5 लाख पीपल इंडिया और जापान से एक्सचेंज करेंगे। तो एक्शन प्लान एडॉप्ट किया गया जिसमें 2 वे एक्सचेंज है, लगभग 5 लाख पीपल का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी इंडिया और जापान के बीच में। और इसमें से देखिए फायदा होगा भारतीय को, क्योंकि इंडियन डेमोग्राफी, हमें जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो जापान के साथ अच्छा होगा, तो इंडियन लोग जाएंगे काम करने के लिए। और जापान को भी हमारी यूथ चाहिए, क्यों? क्योंकि जापान में अधिकतर जो लोग हैं वो सब बूढ़े हो चुके हैं, एजिंग पॉपुलेशन है जी। इसमें देखिए जो 5 लाख का जो लोग हैं, इंडिया से भी जाएंगे और जापान से भी जाएंगे, लगभग 5 लाख लोग आएंगे जाएंगे। और उसमें से 50,000 जो लोग होंगे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सनल्स, इंडिया से जापान जाएंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, समझ गए? तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यस, जापानीज बिजनेस को ग्लोबल साउथ में पहुंचना है तो इंडिया क्या है, उसका स्प्रिंग बोर्ड है। क्योंकि इंडिया एक जहाज है, पानी का जहाज है, और उस जहाज में सफ़र करके जापान पूरी तरीके से ग्लोबल साउथ में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता। नाउ लास्ट वन, तो प्रधानमंत्री ने, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ का, बिल्कुल जापान का जो स्टेट्स है, जापान में 16 स्टेट्स है जी, और वहाँ पे स्टेट्स को प्रीफेक्चर्स कहा जाता है। स्टेट को क्या कहा जाता है? प्रीफेक्चर्स। तो सभी गवर्नर के साथ भी मिले हैं जी, यानी कि जितने भी प्रीफेक्चर्स है जापान के, जितने भी स्टेट्स है, उसके सभी के हेड जो गवर्नर्स है उनके साथ भी मुलाकात हुआ है टोक्यो में। और यहाँ पे यही बात रखा है कि भारत की तरफ से स्टेट और वहाँ की तरफ से प्रीफेक्चर का भी कॉपरेशन होगा। कहने का मतलब यहाँ से ये उत्तर प्रदेश का भी सरकार और वहाँ का भी कोई प्रीफेक्चर, कोई स्टेट का, उसके बीच में भी कॉपरेशन होगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इंडिया और जापान चलिए ठीक है, दोनों का रिलेशन, बट एट द सेम टाइम स्टेट का भी रिलेशन हो तो वो बेहतरीन है। और स्टेट का रिलेशन कहाँ पे जी? इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, स्टार्टअप एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये बेटर स्टेप है कि जहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से इंगेजमेंट हो सकता है स्टेट और प्रीफेक्चर्स का भी, जापान का प्रीफेक्चर्स का भी, समझ गए? दैट्स इट, आई हैव कंप्लीटेड ऑल 3 एडिटोरियल्स। एडिटोरियल कैसा लगा आपको? कुछ क्वेरी है तो क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।